तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो मॉलिक्यूल्स की शेप विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो दिया गया, और उससे डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन से जो अलग अलग तरीके के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और सेम क्वांटिटी में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं और एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अपने आप को मिनिमम रिपल्शन के साथ में अरेंज कर लेते हैं, जो कि उनका शेप डिसाइड करता है। और उसके बाद हमें वो जो मॉलिक्यूल है वो मिल जाता है। तो हमने कुछ जो सेकंड पीरियड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, वो मिलकर के क्या बनाते हैं, कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं या किसी तरह का कोई कंपाउंड बनाते हैं। तो वो किस किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन को कल देखा। sp हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा, और साथ में एक हाइब्रिडाइजेशन देखा sp3, जहां पर हमने अलग अलग तरह के कुछ कंपाउंड्स को स्टडी किया। जैसे कि sp में हमने बेरिलियम क्लोराइड को स्टडी किया, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को स्टडी किया, और sp3 में हमने मीथेन कंपाउंड को स्टडी किया। आप जो बाकी के जो कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स को क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन बना करके देख सकते हो, और पता कर सकते हो कि वो जो कंपाउंड है उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, और कैसे पता लगाया जाएगा कि उसका ज्योमेट्री कैसा है। वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा कि वो जो सेंट्रल एटम है वो किस हाइब्रिडाइजेशन में वहां पे प्रेजेंट है। और जो हमने सेकंड ऑर्बिट के सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो या तो s ऑर्बिटल और या फिर p ऑर्बिटल, इनके ही कॉम्बिनेशन से जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे उनके बारे में हमने देखा। क्योंकि सेकंड ऑर्बिट वो होता है जिसमें s और p, ये दो टाइप के ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम थर्ड पीरियड में मूव करेंगे तो थर्ड पीरियड में हमारे पास में 3D ऑर्बिटल और होगा। तो s और p के साथ साथ ये जो d ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में काम आएगा, जिसको हम अब देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब तक हमने जितनी भी बात की वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर उनकी बात की, जिसमें कोई ऐसा ऑर्बिटल नहीं था जिसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल अगर इस अमोनिया का देखें, तो इस अमोनिया में अगर हम देखते हैं तो जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास में है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देखेंगे तो 1s2 2s2 2p3 होता है। और अगर हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह का आता है कि ये हीलियम है जो कि 1s2 होता है, और जो 2s वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस 2s ऑर्बिटल में आप यहाँ पे फिल करेंगे इस तरह से, और इसकी एनर्जी जो 2p की एनर्जी होगी वो कुछ इस तरह से, इनसे ज्यादा होगी। तो ये 2p ऑर्बिटल्स हैं और इसमें आपने 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने। और अमोनिया को अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स के साथ में ये बॉन्ड बना रहा है। इट मींस जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के पास सफिशिएंट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस 2p सबशेल में प्रेजेंट है। मींस इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्साइटेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज वाई अब क्या होगा, अब ये जो 3 बॉन्ड्स बनेंगे वो इक्विवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो यहां पर ये जो 2s का 1 और 2p के 3 जो p ऑर्बिटल्स हैं वो क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर वो बनाते हैं तो कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। एक एक ये हमने यहां पर ले लिया, और ये 3 ऑर्बिटल्स यहाँ पे, और ये आपस में इंटरमिक्स हुए हैं तो इनकी एनर्जी इसके बीच में रहेगी। तो 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल और 4 ऑर्बिटल कुछ इस तरह के हमें देखने को मिलेंगे। और क्योंकि हमें पता है कि 2s ऑर्बिटल कैसा था, फुलफिल्ड था, और मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर चाहे वो हाफ फिल्ड हो, फुलफिल्ड हो या एम्प्टी हो,
कैसा भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहां पर ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है 2s का। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ इस तरह से फिल होंगे और बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इस तरह से हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इसमें जो 4 हमारे पास में ऑर्बिटल्स होंगे, वो 4 ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि वो मिनिमम रिपल्शन में हो। तो ये जो नाइट्रोजन है, इसका 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 ये कुछ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनेगी। लेकिन क्योंकि इसके पास में चौथा बॉन्ड नहीं होता है बल्कि एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, सॉरी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल है वो क्या है, फिल्ड है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर दे रहे हो और क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। और कुछ इस तरह से ये हमारे पास में स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो ये एक ट्रायगोनल स्ट्रक्चर है जो ये NH3 फॉर्म करता है, इस तरह का ट्रायगोनल है। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये एक ट्रायगोनल बनाएंगे इनके साथ में। और ये यहाँ पर एक पिरामिड निकला होगा। मींस अगर हमने ये ट्रायगोनल बनाया और बीच में यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पिरामिड निकला होगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह का पिरामिड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायगोनल पिरामिडल होता है। ठीक है। मोर प्रेसाइजली अगर आप इसको ऑर्बिटल फॉर्म में बनाना चाहे तो कुछ ऑर्बिटल फॉर्म में इस तरह से बनेगा कि एक ऑर्बिटल ये होगा, एक ऑर्बिटल ये होगा, एक ऑर्बिटल ये होगा और एक ऑर्बिटल ये होगा। ये जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इसमें। अब ये हाइड्रोजन के साथ में, ये हाइड्रोजन का एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग करेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा और ये एक ट्रायगोनल फॉर्म आपको ये देखने को मिलेगी, ये ट्रायगोनल, ये इस तरह से, और ये एक पिरामिड निकला होगा। ओके, सो यहाँ पर आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर को बता सकते हो। और जो इसका बीच का जो बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलेगा वो, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है ये और यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड पेयर क्या करेगा, इसको इधर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। और इधर जब शिफ्ट करने की करेगा कोशिश, तो क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए था sp3 का, तो जहां पर 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल होगा, लेकिन क्योंकि जब ये यहाँ पर इसको पुश करेगा ये लोन पेयर, तो पुश करने की वजह से जो इसका बॉन्ड एंगल है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पास पास आ जाएगी। तो इसी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल आप देखोगे वो 107 या 107.5 डिग्री का हमें मिलता है। इस तरह से हम वाटर के एग्जांपल में भी देख सकते हैं, जहां पे हमारे पास में 2 हाइब्रिड दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास। ठीक है ना, ये 2 लोन पेयर्स। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर का बता दोगे, तो 2 लोन पेयर का बताओगे तो जो हमारे पास में यहाँ नाइट्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो सिंपली ये ऑक्सीजन आ जाएगा और जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड होंगे और 2 ऑर्बिटल्स ये अपोजिट उसके होंगे जहां पर ये लोन पेयर्स प्रेजेंट होगा या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ हाइड्रोजन ओवरलैप करके एक इलेक्ट्रॉन को और लेकर के आएगा। और यहाँ पर भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ये वाले जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनके पास में लोन पेयर ही एज इट इज जाएगा और इसका जो शेप है वो इस तरह से वी शेप हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं तो ये ज्यादा पुश करेंगे, तो ये जो बॉन्ड एंगल है, क्योंकि ऑक्सीजन और ये बॉन्ड एंगल घट करके सिर्फ 105.5 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री का हमारे पास में मिलेगा देखने को, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर्स। ठीक है, और इसका जो शेप है वो वी शेप्ड मॉलिक्यूल हमें मिलता है। आई होप आप लोगों को ये जो
सेकंड जो हमारा पीरियड था जिसमें s और p ऑर्बिटल्स मिलकर के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल लेकर के हमने इसको समझने की कोशिश की है कि वो हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है, ठीक है, और उनका शेप हमें किस तरह से मिलेगा। नाउ अब हम बात करेंगे जो थर्ड पीरियड वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें s p और साथ में जो d ऑर्बिटल्स हैं उसका इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये s कितने भी हो सकते हैं, ये p कितने भी हो सकते हैं, ये d कितने भी हो सकते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है हाइब्रिडाइजेशन, वो मिलता है एक sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s का 3 p के और एक d ऑर्बिटल काम में आता है। या फिर हमें एक हाइब्रिडाइजेशन मिलता है जिसको हम बोलते हैं sp3d2, जहां पर एक s का 3 p के और 2 d के। आप यहाँ पर देखोगे तो sp3 तो ये है ही और sp3 ये भी है, लेकिन यहाँ पर d का एक ऑर्बिटल काम आ रहा है और दूसरे में d के 2 ऑर्बिटल्स काम आ रहे हैं। इसी तरह से ये sp जो सबसे ज्यादा जो हमारे पास में कंपाउंड्स हैं जिनमें हमने स्टडी किया है कि किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन हमें प्रेजेंट होगा या मिलेगा, तो वो हमने देखा है कि वो इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन, ये दो हाइब्रिडाइजेशन हमें काफी मिलते हैं, जिसमें sp3 के साथ में एक ऑर्बिटल या दूसरा ऑर्बिटल d का काम आता है। इस तरह से कुछ हमारे पास में ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जहां पर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन काम आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे डी का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास में जो मॉलिक्यूल्स हैं या जिस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनका नंबर जो है वो कम होता जाता है, या वो बहुत ज्यादा हमें नेचर में देखने को नहीं मिलते, या हमने अपनी लेबोरेटरी में उनको प्रिपेयर नहीं किया। तो ये हम कुछ कंपाउंड्स इनके देखेंगे। और भी हमारे पास में अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो एक हाइब्रिडाइजेशन हम देखने को मिलता है sp2d, और हमें देखने को मिल सकता है dsp2, या हमें देखने को मिल सकता है sp2d2। ये सारे के सारे जो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशंस हैं, इसमें अब आप एक चीज आप और नोटिस कर रहे हो कि यहाँ डी मैंने क्या लिखा है बाद में लिखा है, यहाँ डी मैंने क्या लिखा है पहले लिखा है। तो इसको जब हम समझेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया मैं आपको जरूर दूंगा जब मैं इनके आपको अभी एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा कि क्यों हमने इस डी को बाद में लिखा है और क्यों हमने इस डी को पहले लिखा है। ओके, सो हम एक स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले हाइब्रिडाइजेशन से, और वो हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है, जो मोस्ट कॉमन हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, और वो एग्जाम्पल हमारे पास में होगा PCl5 का या PBr5 का। PCl5 सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास में, सेंट्रल एटम हमारे पास में है फास्फोरस, और फास्फोरस का अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 2p6 then 3s2 3s2 and 3p3। अब देखो ये दो शेल्स हमारे पास में क्या है, इनर शेल जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 10 इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है या इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वो होता है नियॉन का। तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये कोर पार्ट है और कोर पार्ट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब हमारे पास में बचता है क्या है, 3s, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 3s, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, और हमारे पास में होगा 3p3,
तो यहाँ 1 2 3 ये होगा हमारे पास में 3p और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 और 3 और हमें पता है d जो है वो इस थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होता है 3d। ये 0 है, हालांकि 3d 0 हम यहाँ पे लिखेंगे 3d 0, ये खाली है और हमें पता है कि यहाँ पे फास्फोरस जो है वो 5 क्लोरीन्स के साथ में बॉन्ड बना रहा है और अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखें तो यहाँ पे केवल हमारे पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होगा क्या कि ये जो 3s का जो एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन यहां प्रमोट होकर के जाएगा और अगर ऐसा होता है तो जो हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का है कि ये हमारे पास में नियॉन, ये हमारे पास 3s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये हमारे पास में है 3p, इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं एक एक, और ये हमारे पास में 3d जिसमें हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन ये प्रमोट होकर के आ गया 3s से। अब ये 5 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक s का 3 इस 3p से और एक इस 3d से। तो sp3d ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, पास पास आएंगे और एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें यहां पर शो कर देंगे या दिखा देंगे। तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ये हमारे पास में नियॉन और हमें पता है कि ये हम इस तरह से शो करेंगे 3s को और यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर जो 3p है ये 3p कुछ इस तरह से शो होगा, 3p 1 2 3 और जो 3d है ओके अच्छा देखो मैंने ये 3d यहाँ पर एक गड़बड़ करी है, ये ध्यान नहीं दिया मैंने, ये मैंने सेम एनर्जी का बना दिया क्योंकि 3p से और 3d की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो 3d बनाओगे वो आप इस 3p से हायर बनाओगे, ये 3d है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ओके और ये हमारे पास में ये 3d का है, 1 2 3 4 ये तो पार्टिसिपेट कर गए, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है इसीलिए हमने इनको क्या दिखाया, डॉटेड लाइन से दिखाया। और अब ये जो 3p है इसके बीच की एनर्जी इन ऑर्बिटल्स की होगी sp3d, ठीक है। तो ये कुल मिला के 5 ऑर्बिटल्स हैं, कौन से वाले, sp3d। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास में है और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हम इसके अंदर फिल कर देते हैं कुछ इस तरह से। और ये जो sp3d जब ये हाइब्रिड होगा और हाइब्रिड होने के बाद में अपने आप को अरेंज करेगा, तो ये अपने आप को अरेंज किस तरह से करेगा, अरेंज इस तरह अरेंज इस तरह से करेगा कि ये फास्फोरस एक ऑर्बिटल ये होगा, एक ऑर्बिटल ये होगा और एक ऑर्बिटल ये होगा, ठीक है। ये क्या बना रहा है, ट्राइगोनल शेप बना रहा है, ये आप देखो ये ट्राइगोनल शेप बन रहा है। और दो जो बॉन्ड्स होंगे या जो दो ऑर्बिटल्स होंगे वो कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एक शेप बन जाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो यहां पर क्लोरीन, एक यहां क्लोरीन, यहां, यहां और यहां। तो इस तरह से ये जो हमें PCl5 जो है उसका कंपाउंड मिलता है जो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन रखता है और शेप कैसा है,
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इस तरह का शेप ये रखता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो है वो समझ में आ गया। अगर हम एक और हाइब्रिडाइजेशन की यहां पर बात करें, और वो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2, वहां पर हमने d काम में लिया था 1 और यहां पर हम d काम में ले रहे हैं 2। और इसका एग्जाम्पल हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं SF6 का। तो हमने यहाँ पर सल्फर लिया हुआ है। सो सल्फर जो है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये हमारे पास में कोर पार्ट है जो नियोन का होता है, और ये हमारा आउटर शेल है जो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेम उसी तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर ऑर्बिटली आप इसको यहाँ पर शो करोगे। ये 3s का, इसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3s के। फिर हमारे पास में 3p है, तो हमने यहाँ पे 3p बनाएंगे, 1 2 3, ये हमारे पास में है 3p, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 4th इलेक्ट्रॉन। वुंड्स का मल्टीप्लिसिटी रूल हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। और इसके पास में जो 3d है वो एम्प्टी, ये 3d, और हमें पता है कि ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3p में। तो ये क्या होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, प्रमोट होएगा, ये यहां प्रमोट हो जाएगा और ये यहां प्रमोट। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर जब ये प्रमोशन होता है तो हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि ये हमारे पास में रहेगा 3s, और ये रहेगा हमारे पास में 3p, और ये रहेगा हमारे पास में 3d, और यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहां पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, यहां पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था, और ये खाली था, लेकिन यहां 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, एक 3s का और एक 3p का। तो कुल मिलाकर के यहां पर आप देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे पास में क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और जब ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सो सिंपली आप यहां पर इसको यहीं पर दिखा देता हूं मैं, ये नियॉन, और क्योंकि s का काम आ गया, हाइब्रिडाइजेशन जब ये कर रहे हैं, ये वाले ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो आप यहां पर देखोगे कि s p के 3 और d के 2, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये जो 3s है उसको आप डॉटेड लाइन से शो कर दें, ये 3s है, 3p को आप डॉटेड लाइन से शो कर दें क्योंकि उसने भी क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। तो ये हमारे पास में है 3p, और इसके बाद में जो 3d है उसके जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो तो हो गए हाइब्रिडेशन में पार्ट्स, इसलिए हमने डॉटेड लाइन से शो किया, ये हमारे पास में है 3d। ठीक है, तो लेकिन जो 3d और 3p के बीच की एनर्जी जो है वो एक s, p के 3 और d2, ये कुछ इस तरह का हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। मैं 3d को यहां से हटा करके और कहीं और लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। और ये हमारे पास में ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं, इन 6 ऑर्बिटल्स में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अब क्या होगा, अब वही सेम, जब हमारे पास में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें यहाँ पर मिल गए, तो अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज करेंगे। तो ये अरेंज किस तरह से करेगा, ये करंट यहाँ अरेंज करेगा कुछ इस तरह से कि सल्फर और 1 2 3 4
ठीक है। सो इस तरह से इसने एक अरेंजमेंट की और एक ये और एक ये, तो ये जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। तो यहां पर फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, ये सभी जगह पर एक एक फ्लोरीन जो है वो ओवरलैप कर लेगा, और जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, अब इसको यहां से इस तरह से शो करोगे, इस तरह से शो करोगे, इस तरह से शो करोगे, ये एक पिरामिड बना रहा है, ठीक है ना। और ऐसे ही एक पिरामिड बनेगा कहां पे, इधर नीचे की तरफ, इधर से, इधर से, इधर से और इधर से। तो ये बनेगा आपका ऑक्टाहेड्रल। इस पिरामिड में 8 फेसेस होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास में ये एक स्क्वायर प्लानर वो है, और यहाँ पर आपके पास में सल्फर है, यहाँ पर आपके पास में फ्लोरीन है, तो इसने क्या बनाया, कुछ इस तरीके से ये बनाया ये। तो इसके 8 फेसेस हो गए, एक फेस इधर से, एक फेस इधर से, एक फेस पीछे से और एक फेस इधर से साइड से, और ऐसे ही नीचे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो ये SF6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल बनाता है इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन करके, ठीक है। सो ये हमारे पास में एग्जांपल आ गया किसका। अच्छा, ये कई सारे मैंने जैसे एक चीज आपको यहाँ पर, चलो वो मैं बाद में लिख दूंगा, या आप एक साथ भी यहाँ पर बता सकते हो कि ये जो PCl5 है, अकेला जरूरी नहीं है कि PCl5 ही PCl5 जो है वो अकेला ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, जैसे कि हम बात कर सकते हैं SF4 की, SF4 की, ठीक है। अब आप बोलोगे साहब SF4 में तो केवल 4 ही बॉन्ड बनने वाले हैं, जबकि sp3d में क्या होगा, sp3d के अंदर हमारे पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 5 ऑर्बिटल्स हैं। तो एक ऑर्बिटल वो होगा जहां पर s का जो लोन पेयर है वो एज इट इज रहेगा। अगर हम यहां पर बात करें, ये हमारे पास में सल्फर था, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन जो 3p से है वो सिर्फ यहां जाएगा, और ये जो 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं का यहीं रहेगा। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हो जाएंगे, ये 3p में 3 और एक यहाँ पे 3d में, जो यहाँ इस 3p से गया है। और बाकी का ये क्या होगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करेगा लेकिन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा। तो SF4 अगर आप देखोगे तो सल्फर पर एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो जस्ट लाइक NH3 हमने वहां देखा कि 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड हो रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन का एक ऑर्बिटल क्या था, वो हाइब्रिड होने के बाद में भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। ओके, तो इस तरह से यहां पर ये SF4 जो है वो भी sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है वो शो करेगा। ये हमारे पास में जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है वो SF4 भी शो करेगा। या फिर एक एग्जांपल और अगर आप यहां पर लें, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है हमारे पास में ClF3। तो ये जो क्लोरीन है इसके पास में 2 यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में तो काम आएंगे लेकिन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लोन पेयर की फॉर्म में यहां क्लोरीन के पास यहां पर ये प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर आप यहां पर SF4 का देखोगे, SF4 इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा। अब देखो यहां जो हमारे पास में स्ट्रक्चर आया था, ये जो अभी हमने, ये हमारे पास में जो PCl5 का स्ट्रक्चर आया था वो कुछ इस तरह का था। तो ये जो एक पर्टिकुलर पोजीशन है, ये यहां पर क्या दिखाएंगे हम, यहां पर लोन पेयर दिखाएंगे। मींस ये आपने यहां पर दिखाया सल्फर, इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है, ये फ्लोरीन और ये जो 2 बॉन्ड्स हैं ये फ्लोरीन और ये लोन पेयर। लेकिन आपको पता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर ये रिपेल करते हैं, मतलब जाहिर सी बात है रिपेल अगर क्या करेंगे, वो तो करेंगे ही।
तो ये जो बॉन्ड है वो किस तरह का होगा, वो बॉन्ड आप कुछ इस तरह का शो करेंगे कि ये हमारे पास में सल्फर है और यहां पर आपने ये शो किया, ये ट्राइगोनल, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। मतलब ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, ये इसको पुश कर रहा है, तो ये बॉन्ड्स कुछ कैसे जाएंगे, इस तरह से टेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, तो जो बॉन्ड एंगल पहले यहां पर ये ज्यादा बॉन्ड एंगल था, अब ये बॉन्ड एंगल यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल था पहले, अब वो 89 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहां पर ये हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम यहां पर बात करें ClF3 की, ये ClF3 की, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर हम यहाँ ClF3 देखें तो ये क्लोरीन हमारे पास में है और इस क्लोरीन से हम क्या करेंगे, ये हमने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये 3 बॉन्ड तो ये बना लेगा फ्लोरीन के साथ, मतलब ट्राइगोनली। ठीक है, वो ट्राइगोनली कैसे हो जाएगा कि साहब ये इस तरह से, ये इस तरह से और ये इस तरह से, है ना। और क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर्स हमारे पास में है, एक लोन पेयर यहाँ पर है, एक लोन पेयर हमारे पास में यहाँ पर है, और ये फ्लोरीन है, और ये जो बॉन्ड बना रहा है ये कुछ इस तरह से इंक्लाइंड होगा, ये इसको और ज्यादा पुश करेगा, ये बॉन्ड पेयर इसको और पुश करेगा, लोन पेयर और पुश करेगा, ये जो लोन पेयर है इसको इस तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर इस ClF5 का देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको कैसा दिख रहा है, ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और ये तो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो ये टी शेप्ड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो टी शेप्ड है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, यहाँ पे डिस्टॉर्टेड, क्योंकि यहाँ पर एक जगह इसकी खाली है। और ये कंप्लीटली रेगुलर ट्राइगोनल पिरामिडल का होगा जब हम PCl5 को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर sp3d से हमने कुछ एग्जाम्पल लेकर के जो देखे हैं वो आप लोगों को इजीली समझ में आए होंगे। हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो इसके हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ PCl5 या SF4 या ClF3 ही एग्जाम्पल होंगे। इसका एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है कि हम लें जिनॉन फ्लोराइड। अब जिनॉन फ्लोराइड को अगर आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर जो आएगा वो कैसा आएगा, वो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आएगा जिनॉन फ्लोराइड का, कि ये जिनॉन रहेगा हमारे पास और इसका ये और ये जो बॉन्ड्स बनेंगे ये क्या होंगे, इन सबके पास में लोन पेयर्स होंगे। ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स लोन पेयर रख रहे हैं, और ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये किसके साथ में रहेंगे, ये फ्लोरीन के साथ में जुड़े रहेंगे। तो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, लीनियर, ये लीनियर ही तो है। बाकी तो ये जो बॉन्ड लोन पेयर वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स ज्योमेट्री में काम में नहीं आते। तभी आप जब NH3 का एग्जांपल देखते हो तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो आपका यहाँ पर शो आप कर देते हो, इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है बाइपिरामिड पिरामिडल। और अगर आप वाटर को देखते हैं तो वाटर का ये वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो 2 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उसको आप स्ट्रक्चर में नहीं लेते, तो आप यहाँ पर भी देखोगे कि ये कैसा आएगा, लीनियर एक शेप आएगा। ओके, तो ये जिनॉन फ्लोराइड भी क्या करता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। हम अगर यहाँ पर sp3d2 की बात करें तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि SF6 जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे कैसा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, है ना, SF6 में। लेकिन अगर आप कुछ और स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं कि कुछ और कंपाउंड देखना चाहते हैं, जैसे इसका एक और एग्जांपल हो सकता है जिसको हम बोलेंगे एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड 2 आयन, या फिर आप देखो कि IF5 आयन। अब आप आयोडीन का लिखो और उसके बाद में इसको देखो तो यहाँ पर होगा क्या, होगा ये कि ये जो आयोडीन है ये सेंट्रल एटम रहेगा और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शो करेगा। ये इनके साथ में फ्लोराइड के साथ में, ये फ्लोराइड के साथ में, ये फ्लोराइड के साथ में, ये फ्लोराइड के साथ में, और यहाँ एक के पास तो रहेगा लोन पेयर और दूसरे के पास में रहेगा फ्लोराइड। तो ये डिस्टॉर्टेड एक स्ट्रक्चर बनेगा किसका, टेट्राहेड्रल का, सॉरी ऑक्टाहेड्रल का। ठीक है ना।
तो आप इसको क्या कह सकते हो, स्क्वायर पिरामिडल बोल सकते हो, क्योंकि ये बाई पिरामिडल तो है नहीं, ये वाला तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, तो ये एक स्क्वायर है और उसके साथ में केवल एक पिरामिड बना रहा है, जो मैंने आपको ये एक पिरामिड बना के दिखाया। ठीक है, तो चार बॉन्ड्स तो क्या हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। कि इसको मैं अगर हम क्या मैं क्या मान लूं, इसको मैं मान लूं आयोडीन, और इसको मान लूं मैं फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन और फ्लोरीन। तो 5 फ्लोरीन हो गए, और ये क्या बना दिया इसने, इसने स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाया। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर बाई पिरामिडल है, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है XeF4 जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब जिनॉन टेट्राफ्लोराइड में क्या होगा, वो सिर्फ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा इस तरह का। हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे जैसे जिनॉन का, तो आप यहां पर ये दो जो केवल 4 बॉन्ड बनाएगा, वो 4 बॉन्ड कौन से वाले होंगे, ये वाले बॉन्ड्स होंगे। और जो इसके पिरामिडल वाले जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या रहेंगे, लोन पेयर लेकर के रहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनने वाला है। ओके, सो sp3d2, जिसको मैंने एक एग्जांपल से यहाँ पर समझाया, और फिर कई सारे एग्जांपल देकर के मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं। ओके, इसी तरह से हम और एग्जांपल ले सकते हैं। sp3d3 जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक s का, 3 p के और 3 ही d के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और इसका एग्जांपल हो सकता है IF7। ठीक है, अब ये जो IF7 है ये कैसा बनाएगा, ये पेंटागनल बाई पिरामिडल बनाएगा। पेंटागनल आपको पता है, पेंटागन कैसा होता है, पेंटागन होता है ऐसा। ये आयोडीन है, ये 5 फ्लोरीन्स है, और ये पिरामिडल, ये 2 फ्लोरीन्स पिरामिड वाले। ठीक है ना, तो ये पिरामिडल। अब इसको अगर आप इस तरह से देखो कि ये इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ, तो एक तरह से जैसे हमने स्क्वायर प्लेनर का पिरामिडल देखा था, एक पिरामिड ये ऊपर की तरफ बना रहा है, इसी तरह से यहाँ पे ये पेंटागन में पिरामिड बना रहा है, लेकिन दोनों तरफ बना रहा है। जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल में देखा कि यहाँ पे नीचे भी है, और ये इस तरह से एक पिरामिड बना रहा है। जैसे षटकोण होता है, आप वो जब देखते हो, है ना, तो वो ऑक्टाहेड्रल, लेकिन यहाँ पर वो पेंटागन बना रहा है। तो ये पेंटागनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री इसकी होगी। और अगर आप जिनॉन हेक्साफ्लोराइड ले लें, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, तो क्या होगा, इस एक पर्टिकुलर जगह पे आप क्या कर सकते हो, लोन पेयर बता सकते हो, और यहाँ पर आप जिनॉन बता सकते हो। तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, वो डिस्टॉर्टेड पेंटागनल बाई पिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स वो थे जहां पर हमने एस, पी और डी में भी हमने देखा कि वो हमने 1 डी ऑर्बिटल, 2 डी ऑर्बिटल और 3 डी ऑर्बिटल्स हमने उस हाइब्रिडाइजेशन में काम में लिए। अगर हम sp3 के अलावा अगर हम बात करें कि साहब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन लें, और उस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने डी या फिर डी को पहले लेते हुए sp2, ये 2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम और देखें, तो ये वाले जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं, ये वाले जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं, ये ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसा मैं अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूं कि sp2 डी, ये डी पहले और बाहर क्यों है, इसके लिए आपको एक एग्जांपल देखना पड़ेगा कि हाँ, उस एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये डी हमने पहले और बाद में लिखा है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैं अगर ये DsP2 की बात करूं, तो जैसे मैं यहां पर लेता हूं एक एग्जांपल, क्या एग्जांपल हो सकता है DsP2 का, ओके, निकल का एक हम ले लेते हैं काम में।
ये हमारे पास में मान लीजिए कि एक कंपाउंड है, इसका नाम है टेट्रासाइनोनिकेलेट 2। टेट्रासाइनोनिकेलेट 2, रोमन नंबर्स में हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, किसका? निकल का। ये नोमेनक्लेचर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम सेकंड ईयर में जाकर के पढ़ेंगे, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ एक चीज को समझाने के लिए, एक किसी इस हाइब्रिडाइजेशन को समझाने के लिए। अब मान लीजिए कि हम निकल की बात कर रहे हैं, निकल, और निकल जो है उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो होता है 28। तो हम बात करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2, 3p6 और 4s2, 3d8 एंड 4s2, है ना? हो गए 28, ये हो गए 10 और ये हो गए 18 और ये हो गए 10, सो 28। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है निकल में। और मैंने क्या कहा, निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रोमन नंबर्स में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो 2 का मतलब है कि ये जो 4s2 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। और अगर इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल गए तो जो कॉन्फ़िगरेशन निकल 2 प्लस का आएगा, निकल 2 प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2, 3p6, 3d8। कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेगा निकल 2 प्लस में। अब हमें मालूम है दीज आर इनर शेल्स, ये तो इनर शेल्स हैं, ये तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, ये आउटर शेल जो है वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दिस इज 3s2, दिस इज 3p और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये हमारे पास में है 3d, 1 2 3 4 5 और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, देन फिर पेयरिंग होगी 6 7 एंड 8। नाउ अब आप यहां पर एक चीज देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर आप यहां पर इस टेट्रासाइनोनिकेलेट में देखोगे तो जो साइनो ग्रुप लिगेंड है हमारे पास में, ये 4 लिगेंड्स हमारे बॉन्ड बना रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अच्छा, एक खास बात और है कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो हमारा ये जो साइनो ग्रुप है, ये जो मेटल के अलावा जो हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसको हम बोलते हैं लिगेंड, लिगेंड। और ये आपका मेटल आयन है, दिस इज मेटल आयन, और इसको हम बोलेंगे लिगेंड। तो ये जो लिगेंड है ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है जब एक कोई एलिमेंट क्या करता है? अपना लोन पेयर डोनेट करता है। जैसे कि अगर आप अमोनिया की बात करें तो ये अमोनिया है, लेकिन अगर आप अमोनियम आयन की बात करें, अमोनियम आयन, तो अमोनियम आयन कैसे बनता है? अमोनियम आयन ऐसे बनता है कि ये हमारे पास में नाइट्रोजन है, इसके पास में लोन पेयर है, ये 3 हाइड्रोजन इसके जुड़े हुए हैं, ये अमोनिया है। बट एक H प्लस आता है हमारे पास में, ये H प्लस क्या करेगा? इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसका जो 1s जो है वो 0 है, क्योंकि हमने क्या किया है? H प्लस लिया है, और H प्लस का मतलब है कि उसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमने ये H प्लस लिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं और इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये इस हाइड्रोजन को अपना ये लोन पेयर